वर्ग 10 के सभी विद्यार्थियों को एक बार पुनः मेरे YouTube चैनल में वेलकम है। आज हम लोग यहाँ पिछले यूनिट से यानी कि 2 यूनिट में हम लोग चल रहे हैं। 2 यूनिट में समाजवाद एवं साम्यवाद का आज दूसरा हम लोग का सीरीज होगा, क्योंकि इसके पहले एक सीरीज हमने छोड़ दिया है। और इस तरह से जहाँ हम इसे छोटा छोटा करके आपके बीच में उपलब्ध करने का कोशिश किया हूँ, ताकि आप सुविधापूर्वक इसे कम समय में ज़्यादा बोझिल नहीं समझते हुए इसे आसानी से आप समझ सकें। और यहाँ देखेंगे हम, जैसे दिया हुआ है दूसरे सीरीज में, कि कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स के बारे में आपको यहाँ उनके जीवनी से संबंधित, उनके कार्यकलापों से संबंधित कई तरह की बातों का जिक्र किया जाएगा, जिसमें आप कंसिस्टेंट होकर सुनते रहें कि कार्ल मार्क्स जो है, इनके बारे में जैसे 1818 से लेकर 1883 ईस्वी का समय जो निर्धारित कर दिया गया है, यहाँ दिखाया गया है कि 1818 से लेकर 1883 के बीच का इनका समय काल रहा है। तो ऐसे हम कार्ल मार्क्स के जन्म के बारे में जानेंगे कि इनका जन्म जो होता है वह 5 मई 1818 ईस्वी को होता है, क्योंकि यहाँ 1818 से दिया गया है, तो यहाँ 5 मई 1818 को इनका जन्म माना जाता है, इनका जन्म हुआ था। और इस तरह से वे जर्मनी का एक जगह था जिसे हम राइन प्रांत के नाम से जानते हैं, कि राइन प्रांत में इनका जन्म हुआ था। जर्मनी का एक स्थान है राइन प्रांत, और इसी राइन प्रांत में इनका जन्म हुआ था। तो राइन प्रांत में जो ट्रियर नगर एक हुआ करता था, उस ट्रियर नगर में ही इनका जन्म यहूदी परिवार में हुआ था। ठीक है, तो इस तरह से कार्ल मार्क्स के पिता जो थे, कार्ल मार्क्स के पिता का नाम था हेनरिक मार्क्स। इनके पिता का नाम याद रखेंगे कि पिता का नाम था हेनरिक मार्क्स। इनके पिताजी का नाम था हेनरिक मार्क्स। वो पेशे से एक प्रसिद्ध वकील के रूप में, यानी एक अच्छे लॉयर के रूप में जाने जाते थे, क्योंकि जिन्होंने आगे चलकर क्या किया कि इन्होंने ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया। और इस तरह से मार्क्स जो बोन विश्वविद्यालय के विद्यार्थी थे, यानी विधि की शिक्षा वहां पे ले रहे थे, वहां पे विधि की शिक्षा यानी लॉ की पढ़ाई कर रहे थे, तो वहां बोन विश्वविद्यालय में विधि की शिक्षा उन्होंने ग्रहण किया। लेकिन 1936 ईस्वी में वे बर्लिन विश्वविद्यालय में चले गए, और 1936 में बर्लिन विश्वविद्यालय में, अर्थात इनका एक तरह का यह एक परिवर्तन स्थान का जो है, इनके लिए इनकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण एक परिवर्तन के रूप में समझा जा सकता है। जहां पर जाने के बाद, यानी कि बर्लिन विश्वविद्यालय में जब ये पहुंचते हैं, तो इस बर्लिन विश्वविद्यालय में उनके जीवन को एक नया मोड़ वहां पे मिलता है। और उस मोड़ के माध्यम से मार्क्स जो है, हीगल के जो विचार हैं, तो हीगल के विचारों से बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं। और जब हीगल के विचारों से प्रभावित होते हैं, तो 1843 ईस्वी में उन्होंने बचपन के एक हीगल के विचारों से प्रभावित होने के बाद इन्होंने अपनी जिंदगी जीने के लिए अपने लाइफ पार्टनर के रूप में एक बचपन की इनकी जो मित्र होती है, जिस मित्र का नाम यहाँ जेनी हुआ करता था, उस जेनी से वे 1843 ईस्वी में विवाह भी कर लेते हैं। और साथ में उसने राजनीतिक रूप से कहा जाए या सामाजिक इतिहास पर मॉन्टेस्क्यू तथा रूसो के विचारों का प्रभाव उनके अंदर कूट कूट के भर चुका था। और यहाँ मॉन्टेस्क्यू और रूसो के विचारों को वे अपने अंदर बिल्कुल समाहित कर चुके थे। तो इस तरह से फिर यहाँ देखेंगे हम कि जैसे कार्ल मार्क्स जो है, कार्ल मार्क्स की मुलाकात आगे चलकर यहाँ 1844 ईस्वी में फ्रेडरिक एंगल्स के साथ जब हो जाती है, तो फ्रेडरिक एंगल्स से मुलाकात होने के बाद यहाँ कार्ल मार्क्स हैं, कार्ल मार्क्स के जीवन पर उनकी गहरी जो मित्रता होती है, वो मित्रता या हमेशा के लिए बनी रह जाती है। एंगल्स के जो विचार होते हैं, वैसे एंगल्स के विचारों से और कहा जाए कि रचनाओं से वे बहुत ज्यादा प्रभावित भी होते हैं। और उनके विचारों से प्रभावित होने के साथ साथ उनके मन में एक तरह के श्रमिक वर्ग के कष्टों और उनके कार्य की दशाओं के बारे में ये अध्ययन करने के लिए वो बहुत ही गहनता से विचार करना शुरू कर देते हैं, कि यहाँ मजदूरों के बारे में, मजदूरों के कष्टों के बारे में, मजदूरों की स्थितियों के बारे में वे बहुत गहराई से जब अध्ययन करते हैं, तो मार्क्स ने जो यहाँ पे एंगल्स के साथ मिलकर और 1848 ईस्वी में एक साम्यवादी घोषणा पत्र यहाँ प्रकाशित करते हैं। इस साम्यवादी घोषणा पत्र में जो प्रकाशन होता है, जिसे हम आधुनिक समाजवाद के जनक के रूप में जान सकते हैं। तो एक प्रश्न आपके लिए भी आता है कि आधुनिक समाजवाद के जनक किसे कहा जाता है। तो यहाँ मार्क्स जो है, कार्ल मार्क्स, और यहाँ कार्ल मार्क्स के साथ एंगल्स दोनों जब साथ मिलकर 1848 ईस्वी में एक समाजवाद के रूप में या साम्यवाद के रूप में घोषणा पत्र यहाँ प्रस्तुत करते हैं। इस
संयुक्त रूप से प्रस्तुत किया हुआ घोषणा पत्र ही जो होता है समाजवाद का जनक के नाम से यहाँ जाना जाता है। तो यहाँ उपयुक्त जो घोषणा पत्र है, यहाँ जो घोषणा पत्र का जिक्र किया गया, तो ऐसे घोषणा पत्र में जो मार्क्स के अपने आर्थिक स्थिति है, सामाजिक स्थिति है, राजनीतिक विचारधारा है, ऐसे विचारधाराओं को इन्होंने स्पष्ट करते हुए अपने विचारों को यहाँ पे प्रस्तुत करने का काम किया है। फिर यहाँ मार्क्स जो है, ऐसे कहा जाए तो विश्व में या विश्व के गिने चुने अगर चिंतकों में कहा जाए तो इनका स्थान यहाँ सर्वोपरि के रूप में समझा जा सकता है, क्योंकि इनके इतिहास के माध्यम से या इतिहास की धारा को व्यापक रूप से इन्होंने प्रभावित करने का काम किया है, क्योंकि ऐतिहासिक रूप से इन्होंने वह काम कर दिखाया है जो विश्व में सबसे प्रथम बार यह देखने के लिए मिला है। मार्क्स के द्वारा 1867 ईस्वी में पुनः यहाँ कहा जाता है कि एक पुस्तक लिखा गया, जिस पुस्तक का नाम यहाँ दास कैपिटल हुआ करता था। तो दास कैपिटल, जैसे प्रश्न अक्सर आते रहते हैं कि दास कैपिटल की रचना किसने किया, तो कार्ल मार्क्स ने किया था। और कब किया था, तो 1867 ईस्वी में किया था। दास कैपिटल की रचना 1867 में किया था, जिसमें आप सुनते हैं कि इसमें एक नारा है कि विश्व के मजदूरों एक हो जाओ। यह किसका नारा है, तो यहाँ विश्व के मजदूरों एक हो जाओ, यह कार्ल मार्क्स का नारा है कि विश्व के पूरे मजदूरों को एक हो जाने की इन्होंने संदेश उस समय ही दिया था। तो यह पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि विश्व के इतिहास में यह सबसे महत्वपूर्ण घटना घटित होने वाली यह पुस्तक कही जा सकती है, जिसकी रचना यहाँ समाजवादियों के बाइबिल के नाम से भी जानी जाती है। जैसे यह भी प्रश्न आपका अक्सर क्वेश्चन में आता है कि समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है, तो समाजवादियों का बाइबिल जो होता है, समाजवादियों का बाइबिल जो होता है वह क्या होता है, तो ये आपका दास कैपिटल को ही समाजवादियों का बाइबिल के नाम से जाना जाता है। बात समझ रहे हैं। यहाँ मार्क्स ने कुछ अपने सिद्धांतों को प्रस्तुत किया, जिस सिद्धांत के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि मार्क्स के सिद्धांत के रूप में यहाँ 5 सिद्धांत प्रस्तुत होते हैं, और पांचों सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। कि पांचों सिद्धांत की अगर हम बात करते हैं कि 5 सिद्धांत कौन कौन से हैं यहाँ मार्क्स के, तो सबसे पहले यहाँ उन्होंने वर्ग संघर्ष के सिद्धांत का यहाँ पे जिक्र किया है। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, पुनः अगर कहा जाए कि दूसरा सिद्धांत के रूप में क्या है, तो सबसे पहले जब वर्ग संघर्ष का सिद्धांत हुआ, तो दूसरा यहाँ द्वंदात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत हम कह सकते हैं। भौतिकवाद का सिद्धांत, पुनः हम यहाँ तीसरे सिद्धांत के रूप में समझ सकते हैं कि तीसरा सिद्धांत जो है इतिहास की जो भौतिकवादी व्याख्या की बात हम कर सकते हैं कि इतिहास की जो भौतिकवादी व्याख्या है, भौतिकवादी व्याख्या, इसको हम कह सकते हैं तीसरे सिद्धांत के रूप में। हम चौथे सिद्धांत के रूप में जान सकते हैं कि चौथे सिद्धांत में राज्यहीन और वर्गहीन समाज की स्थापना करने का इनका लक्ष्य था। राज्यहीन और वर्गहीन समाज की स्थापना, यह इनका महत्वपूर्ण लक्ष्य था। पांचवें सिद्धांत के रूप में हम समझ सकते हैं कि मूल्य जो होते हैं, मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत इन्होंने दिया था। मूल्य और अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत इन्होंने दिया था। ये पांचों सिद्धांत विश्व के इतिहास के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटना के रूप में समझा जाता है। इसीलिए यहाँ बात किया गया कि कार्ल मार्क्स जो है विश्व के इतिहास में प्रथम व्यक्ति हैं जिन्होंने बहुत अच्छी सिद्धांतों को, बहुत अच्छी विचारधाराओं को प्रस्तुत करने का काम किया। फिर हम यहाँ इनके ऐतिहासिक जो भौतिकवाद की व्यवस्था है, तो ऐतिहासिक भौतिकवाद की व्यवस्था के बारे में अगर हम जिक्र करने का प्रयास करें तो हम कहेंगे कार्ल मार्क्स के माध्यम से इतिहास की जो भौतिकवादी यहाँ विचार है, तो ऐसे विचार को इन्होंने व्याख्या के रूप में प्रस्तुत करने का काम किया। उनके द्वारा यह बात कहा भी गया था कि अगर इतिहास उत्पादन के साधन पर नियंत्रण करता है, तो यहाँ नियंत्रण के लिए दो वर्गों के बीच में चल रहे जो संघर्ष होते हैं, वह संघर्ष की एक कहानी मात्र समझी जा सकती है। क्योंकि इन्हीं के अनुसार कहा जाता है कि इतिहास की जो प्रत्येक घटना घटती है और प्रत्येक घटना एवं जो परिवर्तन होते हैं, वे सारे परिवर्तन मूल्य की जो आर्थिक शक्तियां होती है, ऐसे आर्थिक शक्तियों के उत्पादन के साथ साथ यहाँ जो उत्पादन की प्रणाली होती है, उत्पादन के प्रणाली के जो प्रत्येक परिवर्तन होते हैं, वैसे परिवर्तन तथा अगर सामाजिक संगठन की बात करते हैं तो ऐसे सामाजिक संगठन के परिवर्तन का ही रूप होता है। क्योंकि यहाँ ऐसे रूपों में उन्होंने 5 तरह के
यहाँ अपने नजरों को दौड़ाने का काम किए हैं, यानी 5 चरण में अपने विचारों को रखने का काम किए हैं, जिसमें और छठे चरण के रूप में कहा जा सकता है कि छठे चरण यहाँ अभी आने वाला है। जो 5 चरण का इन्होंने जो व्याख्या किया था वो 5 चरण आज भी हमारे विश्व में चलता है, क्योंकि इस प्रकार के जो अगर कहा जाए कि कार्ल मार्क्स के अगर 6 ऐतिहासिक चरण है तो हम ऐतिहासिक चरण में 6 भागों में इसको ऐतिहासिक चरण में बांटने का काम कर सकते हैं, जिसमें 6 चरणों में सबसे पहले अगर कहा जाए इनका पहला चरण जो है, तो पहले चरण में अगर हम नाम लेते हैं कि कार्ल मार्क्स का सबसे पहला चरण कौन सा है, तो यहाँ आदिम के रूप में हम समझ सकते हैं कि आदिम साम्यवादी युग के रूप में हम यहाँ जिक्र करेंगे कि आदिम साम्यवादी युग को इन्होंने स्वीकार किया है। फिर यहाँ दूसरे चरण में देखा जाएगा कि दास्ता का युग को भी इन्होंने बताया है कि दास्ता का युग। फिर यहाँ तीसरे चरण में इन्होंने बांटा है कि जो सामंतवादी प्रथा था, तो इस सामंतवादी प्रथा में जिसे सामंती युग कहा जा सकता है कि सामंती युग। फिर यहाँ चौथे चरण में बताया गया है कि जैसे पूंजीवादी विचारधाराएं थी लोगों के अंदर, तो यह पूंजीवादी युग कहा जा सकता था। फिर यहाँ हम देखेंगे 5वें जो चरण है, तो 5वें चरण में जो हम कहेंगे कि जब समाजवाद की प्रवृत्ति लोगों के अंदर आने लगी, तो इसे हम समाजवादी युग के रूप में समझ सकते हैं। फिर यहाँ छठे जो चरण, अंतिम चरण जो है, यहाँ लोगों के अंदर साम्यवादी जब विचारधाराएं आने लगी, इसे हम साम्यवादी युग कह सकते हैं, यानी साम्यवादी युग के नाम से इसको हम जान सकते हैं। तो इस तरह से मार्क्स जो थे, मार्क्स के बारे में अगर कहा जाए कि ये 6 युगों में इन्होंने बांटने का काम किया, 6 चरणों में बांटने का काम किया कि जैसे जैसे परिस्थितियां, जैसे जैसे सामाजिक स्तर हमारे समाज में या विश्व स्तर पर, विश्व पटल पर यह प्रकट होने लगा या प्रकट हुआ, वैसे वैसे युगों में इसे बांटने का उन्होंने काम किया, यानी 6 चरणों में बांटा। फिर यहाँ मार्क्स के बारे में अगर कहा जाए तो उनके माध्यम से ही प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना किया गया, अर्थात यह कहा जा सकता है कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, यह पूछा जा सकता है आपसे कई बार कंपटीशन में कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना किनके माध्यम से हुआ था, तो यहाँ कार्ल मार्क्स निश्चिंत होकर आंसर पे टिक लगा सकते हैं, क्योंकि समाजवादी आंदोलन के इतिहास में अगर कहा जाए तो एक सबसे महत्वपूर्ण घटना के रूप में जानी जा सकती है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन का जिम्मा लेना, अंतर्राष्ट्रीय संगठन को एक जगह इकट्ठा करना, कई देशों के समझौते को एक जगह पे एक पटल पर लाना, यहाँ कार्ल मार्क्स का सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में जाना जा सकता है, क्योंकि 1864 ईस्वी में यह प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ अर्थात फर्स्ट इंटरनेशनल कमेटी की स्थापना किया गया था। और इस संघ के माध्यम से, इस संघ की जब स्थापना किया गया था, तो इसका श्रेय अगर कहा जाए तो इसमें श्रेय कार्ल मार्क्स को देना कहीं से भी अतिशयोक्ति नहीं होता है, क्योंकि अपने यहाँ भाषण में स्वयं यहाँ कार्ल मार्क्स ने मजदूरों के महत्वपूर्ण बातों को समझते हुए जो मजदूरों की स्थिति था उसे समझने की भरपूर उन्होंने कोशिश किया था, और स्वयं उन्होंने कहा भी था मजदूरों के संबंध में अपने भाषण में, अभिभाषण में उन्होंने कहा था कि वे अपनी मुक्ति स्वयं ही और अपने प्रयत्नों द्वारा कर सकते हैं, अर्थात मजदूर चाहें अपनी मुक्ति पाने के लिए, तो मजदूरों को मुक्ति अगर चाहिए तो वे मुक्ति अपनी स्वयं कर सकते हैं या अपने ही प्रयास से कर सकते हैं, उन्हें मुक्त करने के लिए किसी को सहयोग करने की जरूरत नहीं है। अर्थात मजदूर इतने मजबूत है, इतने मजबूत दशा में है कि वे जब तक नहीं चाहेंगे तब तक उनकी मुक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि मजदूरों की स्थिति है कि वे जब तक चाहे पराधीन रह के काम करें, जब तक चाहे गुलाम होकर काम करें, जब चाहे स्वतंत्र होकर काम करें, या उनके ऊपर निर्भर करता है कि मजदूर किस दशा में और किस रूप में काम करना चाहता है, चाहे वो बड़ी सरकार क्यों ना हो, सरकार को झुकाने में मजदूर के हिस्से हो सकते हैं। तो इस तरह की बातों को उन्होंने अपने अभिभाषण में जिक्र किया हुआ था। जब तक कि उत्पादन के जो साधन है, वैसे साधनों का स्वामित्व व्यक्तिगत हाथों में है, और व्यक्तिगत हाथों में होने के कारण तब तक यहाँ मशीनों के सुधार की जो बात होती है कि मशीनीकरण यानी उद्योग में विज्ञान के जो प्रयोग की बात आती है, ऐसे प्रयोग के माध्यम से और उत्पादन कला में किसी की भी सुधार की जो यहाँ सुधार से अगर कहा जाए तो श्रमिकों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हो सकता है, क्योंकि मशीनों के सुधार में श्रमिकों के अंदर कोई सुधार नहीं हो सकता है, बल्कि श्रमिकों का शोषण ही हो सकता है। जब मशीनीकरण का युग आएगा तो श्रमिकों का यहाँ शोषण होना तय है। इसलिए उनका यह अंतिम लक्ष्य बना हुआ था कि पूंजीवाद का विनाश हो जाए।
यह कार्ल मार्क्स का अंतिम लक्ष्य था कि पूंजीवाद का नाश हो, पूंजीवाद का विनाश हो जाए। क्योंकि इस सम्मेलन में उन्होंने एक नारा भी बुलंद किया था, जिस नारे को आज हमें याद रखने की जरूरत है कि इस नारे के माध्यम से यह अक्सर प्रश्न आते रहते हैं कि अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं। यह नारा अगर पूछा जाए किसने दिया था, तो यह कार्ल मार्क्स ने दिया था कि अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं मिलता है। तो अधिकार जब नहीं होगा तो कर्तव्य नहीं मिलेगा, यानी हमारी ड्यूटी नहीं मिलेगी, और जब ड्यूटी ही नहीं मिलेगा तो मेरा फिर से यहाँ जो अपना अधिकार है वो अधिकार कैसे मिलेगा, यानी अपना राइट कैसे मिल सकता है। फिर यहाँ प्रथम के बाद यहाँ देखेंगे कि द्वितीय जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन हुआ था, तो द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन में भी कार्ल मार्क्स का महत्वपूर्ण भूमिका रहा। और कार्ल मार्क्स यहाँ द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन को सफलतापूर्वक और संचालित किया, क्योंकि प्रथम में जो इन्होंने सफलता पा लिया था, इस प्रथम में सफलता के साथ देखेंगे कि द्वितीय के बाद, यानी द्वितीय की स्थिति में कि विभिन्न देश जो थे, सभी देशों के जो समाजवादी लोग हुआ करते थे, समाजवादी दल हुआ करते थे, समाजवादी विचारधारा जो थे, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के तहत एक सूत्रबद्ध होने का काम किए, एक जगह पे इकट्ठा होने का काम किए। और यह द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो हुआ था, इसका डेट आप याद रखेंगे कि 14 जुलाई 1889 ईस्वी को हुआ था। 14 जुलाई 1889 ईस्वी को द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना किया गया था। इसका एक सम्मेलन हुआ था और इस सम्मेलन में लगभग 20 देशों ने एक साथ भाग लिया था। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो हुआ था, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, इसमें लगभग 20 देशों ने एक साथ भाग लिया था और 20 देशों के लगभग 400 प्रतिनिधियों, 400 वहां प्रतिनिधि थे, 400 प्रतिनिधियों ने एक साथ भाग लिया था। तो ये द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन यहाँ आपके कार्ल मार्क्स के लिए और भारत, पूरे विश्व के इतिहास के लिए सबसे महत्वपूर्ण एक पहलू के रूप में समझे जा सकते हैं, जहां 400 प्रतिनिधियों ने एक साथ पहली बार हिस्सा लिए। इसे हम द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन के नाम से या द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ के नाम से भी कह सकते हैं। तो इस संघ की स्थापना करने का उद्देश्य था मार्क्सवादी विचारों में तेजी से फैलाव लाना, या फैलने का एक द्योतक के रूप में समझा जा सकता है। इस सम्मेलन में कई तरह के निर्णय लिए गए और इस निर्णय में हम देख सकते हैं कि सम्मेलन में जो निर्णय थे उसमें, जिस निर्णय में हम देखेंगे कि जैसे आप समझ रहे हैं कि प्रत्येक वर्ष मई का दिन, यानी मई का जो दिन होगा वह मजदूर वर्ग की एकता दिवस के रूप में मनाए जाने का यहाँ पे बात किया गया इस संगठन के माध्यम से, इस संघ के माध्यम से। और मजदूरों के लिए 8 घंटे कार्यों को निश्चित किया गया कि प्रत्येक मजदूर को 8 घंटे ही काम करने हैं। तो 8 घंटे के कार्य की जब यहाँ मांग चल रही थी, कार्य दिवस की मांग किया जाता था और यही मांग को यहाँ पे इस संगठन में तय किया गया। अंतर्राष्ट्रीय सचिवालय जो उस समय था, अंतर्राष्ट्रीय सचिवालय, जैसे आप देखेंगे कि ब्रुसेल्स में यह स्थापित किया गया। इस नाम को भी आप याद रखेंगे, आज भी अंतर्राष्ट्रीय सचिवालय के प्रश्न अक्सर आते रहते हैं कंपटीशन में कि अंतर्राष्ट्रीय सचिवालय की स्थापना कहाँ की गई थी। तो अंतर्राष्ट्रीय सचिवालय की स्थापना ब्रुसेल्स में स्थापित किया गया था। और उसी समय, जैसे आप 1 मई 1890 ईस्वी के दिन को याद रखेंगे, यह ऐतिहासिक दिन है। 1 मई 1890 ईस्वी, यह दिन क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि 1 मई को आज भी आप लोग अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में तो मनाते ही हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में जैसे 1 मई 1890 ईस्वी को पूरे यूरोप कंट्रीज जो हैं, यूरोप और अमेरिका में लाखों मजदूरों ने यहाँ हड़ताल और प्रदर्शन करने का काम किया था। और जिस हड़ताल और प्रदर्शन के माध्यम से यहाँ उसी समय से यह तय कर दिया गया कि 1 मई अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में पूरे विश्व में मनाया जाएगा। और आज भी हम लोग मनाते हैं, 1 मई को आज भी हम लोग मनाते हैं मजदूर दिवस के रूप में। तो यह उसी समय 1890 ईस्वी में तय कर दिया गया। और यहाँ द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन था, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ था, इस संघ की सबसे बड़ी अगर उपलब्धि के रूप में कहा जाए कि इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, सबसे बड़ी इसकी सफलता क्या हुई, तो सैन्यवाद और युद्ध की जो यहाँ युद्ध के विरुद्ध में आंदोलन था। और इसके साथ साथ देखेंगे सभी राष्ट्रों की जो बुनियादी समानताएं थी तथा राष्ट्रीय स्वतंत्रता, उनके अधिकार पर एक तरह से जोर देने का काम किया गया। और इस तरह से हमने देखा कि समाजवादी आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक तरह से मजबूत आधार मिलने पर श्रमिकों में एक तरह का अलग तरह का उत्साह, अलग तरह का विश्वास और अलग तरह की आशा का किरण यहाँ पे प्रस्फुटित होना शुरू हो गया। क्योंकि इतिहास उनकी तरफ है, जहाँ अगर कहा जाता है भविष्य में एक ऐसे संसार का निर्माण होना है जो शोषण और उत्पीड़न से यहाँ मुक्त होगा। इन तमाम बातों का जिक्र
इस द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन के माध्यम से किया गया। तो हम लोगों ने यहाँ देखा आज दूसरा सीरीज के रूप में कि दूसरा सीरीज में जैसे समाजवाद और साम्यवाद में जैसे है कार्ल मार्क्स के बारे में, तो फिर हम अगले क्लास में अगले सीरीज के साथ मिलेंगे। अभी इसी यूनिट से बहुत प्रश्न है, तो प्रश्नों को देखते हुए, क्योंकि छोटा छोटा हम प्रश्न बनाने का बार बार प्रयास करने का हम प्रयास किए हैं ताकि आपको सुविधा हो सके। और आज के लिए बस इतना ही पे हम अंत करते हैं। तब तक आप सभी को एक बार पुनः